जय हिंद। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो 1757 से लेके 47 तक को कवर करती है, HIST 223 जिसका कोड है HPU का। तो इसके रिसेंटली क्वेश्चन पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। तो इस वीडियो में हम 2023, 24, 25 और 26 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी मार्क करेंगे। तो शुरू करते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास लेखन की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो डायरेक्टली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1707 से लेकर 1807 तक का जो मध्यकाल से जो आधुनिक काल की तरफ समय बढ़ रहा था, तो उसमें इतिहास लेखन की जो पद्धति होती है उसमें क्या बदलाव आए, मतलब कौन कौन सी नई विचारधाराएं उभर कर सामने आई इतिहास लेखन में। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ राजा के बारे में इतिहास लिखा जा रहा था और कहीं पे फोकस नहीं किया जा रहा कि राजा ने ये लड़ाई लड़ी, इसमें जीते, उन्होंने लोगों के लिए ये काम किया, बस खत्म बात। अब कह रहे हैं कि इतिहास तो और भी बहुत ज़्यादा लिखे गए। जब अंग्रेज़ वगैरह इंडिया में आए तो कौन कौन से दृष्टिकोण उभर कर सामने आए थे, ये आपने बताने हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपके सामने औपनिवेशिक या फिर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जिसे कहा जाता है। अब इसकी अवधारणा जो है वो जेम्स मिल और रॉबर्ट ऑर्म जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने पेश की थी, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, अंधकार का युग कह के पुकारते हैं। इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, तो इन लोगों के ही अनुसार, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या क्या हुआ, ठीक है, भारी अराजकता फैल गई थी, लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही थी और राजनीति तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वो तो स्थिर थी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका बेसिकली मुख्य उद्देश्य था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई है ना, उसकी सत्ता को वैध ठहराना, कि वो लोगों के ऊपर राज करने आई है, तुम लोगों को सभ्य बनाने आई है, तुम लोग इससे पहले सभ्य नहीं थे। तो ये वाली जो विचारधारा है इसको लोगों पर थोपना चाहती थी, इसलिए इन्होंने ये सोचकर हिस्ट्री लिखनी शुरू की कि इंडियंस जो है वो बहुत ही गलत तरीके से, यहाँ पे राजा महाराजा जो है बहुत गलत तरीके से चलते हैं, हम आए हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सिस्टमेटिक वे में शोषण किया जाता है। एक्चुअल में तो शोषण ही कर रहे थे। तो ये बात तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग क्या कह रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का उद्धारक कह के प्रमोट कर रहे थे। तो पहली विचारधारा तो ये हो गई। फिर इनकी वजह से एक दूसरी विचारधारा अस्तित्व में आई, वो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। क्योंकि ये जो कॉलोनियल थे ना, उपनिवेशवादी इतिहासकार जो थे, ये क्या कर रहे थे, सिर्फ इंडिया के बारे में बुरी बुरी बातें बता रहे थे। तो फिर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले उठकर सामने आए। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र के हित की बात की, जैसे कि RC मजूमदार और फिर KM पणिक्कर, इन जैसे इतिहासकारों ने क्या किया, भारत का जो खोया हुआ इतिहास है उसको वापस लाने का प्रयास किया। और औपनिवेशिक इतिहास जो लोग लिख रहे हैं ना कि इंडिया गंदा है, घटिया है, उन लोगों को काउंटर करना शुरू किया कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब इसमें मुगलों के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर कर सामने आई थी, जैसे कि मराठा थे, सिख थे, राजपूत थे, नई राजनीतिक चेतना इन लोगों में जागनी शुरू हो गई थी। तो इसमें ये वाली विचारधारा या फिर इस चीज़ से रिलेटेड इतिहास लिखा गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सवादी तो नाम आगे आपको पता चल जाएगा कि सतीश चंद्र का इसमें नाम आ जाएगा, इरफान हबीब का इसमें नाम आ जाएगा। इन लोगों ने ही जो ये आर्थिक स्थिति को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया कि इतिहास में जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए, वो सारे के सारे आर्थिक स्थितियों की वजह से ही हुआ है। आर्थिक शोषण हो रखा था उस समय समाज का, या फिर आर्थिक रूप से जो सत्ता है वो कमज़ोर हो रखी थी, इसलिए वहाँ पे परिवर्तन हुआ। तो ये इनका मुख्य फोकस वाला पॉइंट था। मुख्य प्रवृत्ति इनकी क्या थी, तो ये लोग जोर देते थे जागीरदारी संकट को। जागीरदारी संकट के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कृषि संकट को ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुगलों के पतन का मेन कारण जो है वो कृषि संकट था, ना कि मराठाओं का या फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उभर के सामने आना। तो ये सारी बातें ये लोग कहते हैं कि आर्थिक शोषण हुआ समाज का, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ऐसे चौथी जो विचारधारा है वो बहुत ही एक कह सकते हो कि आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं, कि संशोधनवादी जिसे हम लोग पुनरावलोकनवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। ये विचारधारा जो है वो रिसेंटली शुरू हुई है 1980 के दशक के बाद। इसमें इतिहासकार हैं जैसे कि C.A. बेली और आंद्रे विके। तो इन लोगों ने ये वाली विचारधारा प्रस्तुत की है। इसमें क्या होता था, ये लोग मानते थे कि 18वीं शताब्दी जो थी वो पतन का काल नहीं थी, वो सिर्फ एक जिसको आप कह रहे हो ना कि अंधकार का युग है, ये उसको ऐसा नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विपत्ति का काल था। उस समय केंद्रीय सत्ता जो है वो कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिरता, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, व्यापार को हानि पहुंची, तो ये सारी चीज़ें, संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा। तो ये था। 5वें नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो सबल्टन स्टडीज़, ठीक है, सबल्टन इतिहासकार जो होते हैं
अधीनस्थ जिसे कहा जाता है इतिहास, जिसमें ही फोकस करते हैं बेसिकली आदिवासी समाज, किसान, जनता, आम जनता जो है, जो जिस वर्ग का शोषण किया गया था उन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है इस वाली विचारधारा में। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रणजीत गुहा ने इसे प्रतिपादित किया था और इसमें बोला था कि जो राजा महाराजाओं के और बड़े बड़े लोगों के ऊपर गांधी के बारे में ही फोकस किया जाता है, तो हम उन पर नहीं करेंगे, हम जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग वाले लोग हैं, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे और फिर बताएंगे कि उन लोगों ने इतिहास में क्या क्या योगदान दिया है। तो एक ये वाली विचारधारा भी ऊपर कर सामने आई थी। सेकंड क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, यानी कि 1750 के बाद की बात हो रही है, तो उसमें ब्रिटिश शक्ति के उत्थान पर प्रकाश डाल लिया आपने। तो जैसे ही 1750 के बाद की बात हो रही है, आपको याद आएगा 1757 है ना, जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल की विजय के लिए प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हो जाता है 64 में, 1764 में, और इन दोनों के बाद दीवानी अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं 1765 में। तो ये वाली बातें आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने प्लासी का युद्ध लिखना है, बक्सर का युद्ध लिखना है, फिर उसके बाद दीवानी अधिकार जो इन्हें प्राप्त हो वो लिखना है। तो ये तो बंगाल की तरफ हो गया। उसके बाद मैसूर और मराठाओं की ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेके 1799 तक चले थे, सारे चार के चार। उसके अलावा आंग्ल जो मराठा युद्ध हैं वो भी चले थे। तो इनके बारे में आपने लिखना है यहाँ पे। इसके बाद सहायक संधि आ जाती है, सहायक संधि, फिर प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ इनकी किस प्रकार की थी वो सब आपने बतानी है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह द्वारा इन्होंने प्रशासन को जो सिविल सेवा वगैरह है उसकी शुरुआत की थी प्रशासन में। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। फिर इनके उत्थान के कारण क्या थे वो तो आपको चलो आसानी से पता ही है कि मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों में आपसी फूट पड़ी हुई थी, कंपनी इनसे ज़्यादा बेहतर थी, उसके पास सैनिक तकनीकी जो है वो आधुनिक थी इनके मुकाबले में, तो सैनिक भी ज़्यादा श्रेष्ठ थे। और बंगाल में मिलने वाले ये जो अपार धन का जो लालच है उसको भी ये जीतना चाहते थे। तो ये सारी बातें आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 1857 के विद्रोह के परिणामों के बारे में। तो परिणाम पूछे गए हैं तो आपने बता देना है कि कंपनी के शासन का अंत हो गया, 1857 में विद्रोह हुआ था और 58 में फिर भारत सरकार अधिनियम आ गया जिसके द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर जो भारत की सत्ता है वो सारी की सारी ब्रिटिश राजशाही के अधीन चली जाती है। फिर उसके बाद दूसरा परिणाम आप बता सकते हो कि साम्राज्य विस्तार की नीति का जो अंत हो गया। पहले तो रॉबर्ट क्लाइव एंड ऑल जितने भी वायसराय वगैरह हुए, गवर्नर्स हुए सोच, तो उन्होंने क्या किया था, हड़पने की नीति अपनाई थी दूसरे देशों को, है ना, विलय कर ले रहे थे। तो राज्य हड़प नीति अपनाई थी उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जितनी भी देसी रियासतें हैं उन सभी को अपने अधीन किया जा रहा था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, गवर्नर जनरल के पद को हटा के वहाँ पे वायसराय को नियुक्त कर दिया, मतलब नाम ही चेंज किया था, बाकी सब तो सेम था। और जो हड़पने की नीति थी सहायक संधि के आड़ में जो ये हड़पा जा रहा था सब कुछ, तो उन सबको रोका गया और जितना साम्राज्य इंडिया का उन्होंने बना रखा था बस उसके आगे नहीं बढ़े। तीसरा परिणाम आप बता सकते हो कि सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले ब्रिटिशर्स के अधीन सेना थी, अब वो सारी की सारी सेना उठा के किसके अधीन कर दी, सरकार के अधीन कर दी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, ठीक है, अब उसको सरकार के अधीन कर दिया। और विद्रोहियों को रोकने के लिए क्या किया कि भारत के जो लोग हैं उनको सेना में कम भर्ती किया गया, उनकी जो रिजर्वेशन हैं वो कम कर दी गई। फिर चौथा कारण आप बता सकते हो, परिणाम आप बता सकते हो कि धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप में कमी ला दी गई। पहले वो जो सूअर और गाय के चर्बी के कारतूस वगैरह ये सारी बातें आ रही थी, तो इन सभी से निपटने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि नई नई नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया था एक, तो वो सब भी आ जाएगा यहाँ पे। और फूट डालो राज करो की नीति का भी इन्होंने पालन करना शुरू कर दिया था। पहले फूट डालो राज करो की नीति नहीं चल रही थी, यहाँ पर इन्होंने फूट डालने की नीति शुरू कर दी। एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको कमज़ोर कर रहे थे। पहले इन लोगों ने हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर जब मुस्लिम्स चिढ़ने लग पड़े तो मुस्लिम्स के लिए क्या किया, उन्हें अलग पार्टी के नाम पे भड़काना शुरू कर दिया और फिर अलग देश के नाम पे भी भड़का दिया। तो सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो क्षेत्रीय आधार पर बांट दिए इन लोगों ने। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1905 तक मध्यम वर्ग की चेतना के उत्थान पर निबंध लिखे। तो मध्यम वर्ग कैसे अस्तित्व में आया भारत में, जब अंग्रेज़ों ने क्या किया, खेती बाड़ी वगैरह इनका तो पूरी तरह से शोषण कर दिया था और बड़े पदों पर भारतीयों को बैठने नहीं दिया जा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया था, अपने स्वार्थ के लिए इंडिया में अंग्रेज़ी शिक्षा लाए थे। तो वो शिक्षित लोग जब पढ़े लिखे गए लोग, तो उन्होंने खेती बाड़ी तो जो करनी छोड़ दी, है ना, मजदूरी करना छोड़ दी। तो उसके बदले वो क्या कर रहे थे, बैरिस्टर वगैरह बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर स्कूल और बड़े बड़े अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया, जिसमें डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे और ज़मींदार वगैरह भी इसमें आ गए थे लगभग। तो ये सारी मतलब औपनिवेशिक नीतियाँ जो हैं उसकी वजह से मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया था भारत में। सबसे पहली बात ये, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, पत्रकार और क्लर्क वगैरह।
ये भी याद रखना है आपने, जो बुद्धिजीवी लोग थे। तो ये जो मध्यम वर्ग है, इसके उदय के कारण क्या थे, यही आपने बताना है यहाँ पे सबसे पहले तो, कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकॉले ने नीति लाए थे ना 1835 में, कि अंग्रेजी भाषा में लोगों को पढ़ाओ, उनके विचार जो हैं वो स्वतंत्र करो, लोकतांत्रिक बनाओ, राष्ट्रवाद से दूर करो इन लोगों को। तो ये सारी भावनाएं इसी की वजह से, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की वजह से आई। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की कि आधुनिक प्रशासन जो है और न्याय व्यवस्था जो है इसको लागू किया। क्लर्क वगैरह पहले नहीं होते थे इसमें, वो ऐड कर दिए प्रशासन के लिए, वकील वगैरह भी ऐड कर दिए। तो एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया था शिक्षित भारतीयों का, इन लोगों की आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद तीसरी जगह पे आप लिख सकते हो कि प्रेस और संचार के साधन, इन्होंने भी तो मध्यम वर्ग को उभर कर सामने लाने में मदद की थी ना, जिसमें रेलवे, टेलीग्राफ, प्रेस, समाचार पत्र वगैरह, इन सभी का विकास हुआ। और एक बड़ा हिस्सा जो है, जो बुद्धिजीवी है, वो क्या करने लगा, इन्हीं चीज़ों को पढ़ने लगा, आस पड़ोस के लोगों से जुड़ने लगा। पहले तो सिर्फ एक विलेज के अंदर ही रहते थे, तो वहीं पे हमारी इकॉनमी मूव करती थी, लेकिन अब क्या है, पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या बताना है, आपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन के बारे में भी बताना है, कि सती प्रथा, बलि प्रथा, जो बहुविवाह है, जाति व्यवस्था है, इन सभी को चुनौतियां देना आरंभ कर दिया था। जो कुप्रथाएं हैं हमारी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है ना, मध्यम वर्ग, इसी ने भारत के समाज में जो बुरी चीज़ें चल रही थी उसको उंगली करनी शुरू कर दी थी। इसमें आप नाम ज़रूर लिखना है कि राजा राम मोहन रॉय है, ईश्वरी चंद्र विद्यासागर है, स्वामी विवेकानंद हैं। तो ये सारे दूरदर्शी नेता थे, यही नेता थे जिन लोगों ने ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और कई सारे सुधार आंदोलनों को समाज में विकसित किया था, जिसकी वजह से तर्क, विज्ञान और इनका जो मानवतावाद के विचार हैं इनको प्रतिपादित किया था। इसके बाद राजनीति की तरफ चलते हैं। तो राजनीतिक चेतना भी लोगों में जागी थी, राष्ट्रवाद का विकास भी उल्टा बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि 1885 में क्या किया था इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना कर दी थी। उसकी वजह से लोग अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को खुद की पार्टी समझने लग पड़े थे और उसके साथ जुड़ने लग पड़े थे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख दोगे। इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने का प्रयास किया गया था। फिर उग्र राष्ट्रवाद का भी उदय यहाँ से हो गया था, जो गर्म दल, नरम दल बन गया था, लाल बाल पाल, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम। देखो एक चीज़ आप याद रखना, अगर एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन परिणाम पे आ जाए ना, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस परिणाम पर ही आएंगे, और एक बार अगर कारण पे आ गए तो सारे के सारे कारण पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप जब पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी एक्ट्स आए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, इस तरह के क्वेश्चन आएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन यही होंगे। आप सोचोगे किसी के कारण या परिणाम पूछ ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कारण परिणाम पढ़ के जाते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम पूछे गए हैं। तो क्या परिणाम थे, तो सबसे पहले तो देखो, जब बंगाल विभाजन की बात लोगों को पता चली तो लोग इसके खिलाफ थे, कोई भी भारतीय इससे खुश नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को, ये जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलने शुरू हो गए थे और बहिष्कार आंदोलन वगैरह भी आरंभ हो गए थे, बंगाल विभाजन जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, तो इसके विरोध में आंदोलन चले। जैसे कि सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इनका उदय हो गया। इसके बाद आपको पता चलेगा कि सांप्रदायिक तनाव जो है, खासकर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन है ना, वो इसी आधार पे किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मुस्लिम्स के लिए अलग एक इलाका रख देते हैं इस तरफ, ईस्ट की तरफ को। तो उससे क्या हुआ ना, मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात आ गई कि अरे हाँ, हम लोग अपना एक अलग देश क्यों नहीं बना लेते हैं। तो इसकी वजह से आगे चल के क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हो जाती है, क्योंकि 5 में बंगाल विभाजन की बात आई, भले ही लोग उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन 1906 में फिर मुस्लिम लीग देखो स्थापित भी हो जाती है अगले ही साल। फिर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसका भी उदय होता हुआ हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो बन जाता है, अमार सोनार बांग्ला, जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया जाता है उसे। और 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है कि विभाजन लागू हो जाता है। विभाजन लागू का दिन था ना, जिस दिन उसको शोक का दिन माना जाता था, जन एकता जो है वो सभी क्या कहते थे, वो लोग रक्षाबंधन का दिवस उन लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया था उस दिन, कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया था। चौथे नंबर पे आप बताओगे कि उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया, क्योंकि जो लाल बाल पाल हैं वो लोग उभर कर सामने आ गए और उन लोगों ने फिर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि नहीं, हम किसी भी बात में अंग्रेज़ों को समर्थन नहीं देंगे, हमें तो अब खुद का ही राष्ट्र चाहिए, स्वराज्य चाहिए। तो पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ आंदोलन वगैरह, राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया था। 5वें स्थान पर आप बताओगे कि बंगाल का पुनर्गठन हुआ और फिर राजधानी का स्थानांतरण हो गया, क्योंकि 1911 में बंगाल का ये जो विभाजन किया गया था 1905 में, 1911 में क्या किया गया, इसको रद्द कर दिया, क्योंकि बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को, तो उसको अंत करना पड़ गया लॉर्ड हार्डिंग्स के
द्वारा। इसी दौरान इन्होंने राज्य पुनर्गठन नाम का एक विभाग से क्या करवाया कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया, और क्रांतिकारी आंदोलनों के जो केंद्र बना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, कलकत्ता, अब वहाँ से इन लोगों ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, दिल्ली ले गए ये लोग राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभावों के बारे में पूछा गया है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था, और इसके पहले आपने घटना बता देनी है। रॉलेट एक्ट वगैरह लगाया गया था, उसका विद्रोह वगैरह चल रहा था। देन गोलीबारी हो जाती है, हालात जो है वो बद से बदतर हो जाते हैं। कोई कहता है 1600 मरे थे, कोई कहता है कि हज़ारों की तादाद में मरे ना, कि मतलब ऐसा घायलों के द्वारा बताया जाता है कि 1600 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन अंग्रेज़ कहते हैं कि नहीं जी 300 तक ही मरे थे। तो इस तरह से बात में फिर इसका प्रभाव देखने को क्या मिलता है कि नरसंहार की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको उपाधि दी गई थी एक नाइटिंगेल की, सर की, सॉरी नाइटहुड की दी गई थी, जिसे सर कहा जाता है, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे उनका नाम आगे जोड़ दिया जाता है। तो वो उपाधि उन्होंने अंग्रेज़ों को वापस लौटा दी। फिर असहयोग आंदोलन भी आरंभ हो गया। क्रांतिकारियों का जो एक जत्था था वो भी उभर कर सामने आ गया, जिसमें भगत सिंह हमें देखने को मिलते हैं क्रांतिकारी। और फिर हंटर कमीशन की भी यहाँ पे गठन कर दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखो। 7वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य राज्यों में लोक आंदोलन को इसकी आलोचना करनी है। अच्छा, तो ये काफ़ी देखो प्रजामंडल आंदोलन वगैरह आ जाते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसको ना ही करो तो ही बेटर है। और इस क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा भी नहीं है कि आप 14 और 16 मार्क्स तक इसको खींच कर ले जा सको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है 1947 में भारत विभाजन के देखो प्रभाव बताने हैं इसमें। तो प्रभाव आप आसानी से बता सकते हो, स्वतंत्रता अधिनियम वगैरह तो आज़ादी से पहले ही आ रखा था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के वायसराय नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सारी बात आपने बतानी है। पहले विभाजन और उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी घटना आपने बता देनी कि क्या कारण रहे थे, फूट डालो राज करो की नीति जो है, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का उभर कर सामने आना, पाकिस्तान की मांग करना, ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई थी, उसमें बताया गया था ना कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार है, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग है। इन तीनों के बीच में ये समझौता हो रहा है, जो 15 अगस्त 1947 को सत्ता के लिए सिग्नेचर्स वगैरह कर दिए गए थे। इसमें रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई थी। एक वर्ड था सिरिल रेड क्लिफ, तो ये बंदे का नाम था। तो वो लोग आए, रातों रात आए, मतलब रातों रात भी क्या, पहले ही आ रखे थे। तो उनका मन किया कि कहाँ पे लाइन खींचूं मैं, ऐसे ही आंखें बंद करके गोल गोल घुमा दिया, और ये बन गया भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो बेसिकली भारत पाकिस्तान का विभाजन तो नहीं कह सकते हम, ये बंगाल और पंजाब का विभाजन हो रखा था, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था ये। फिर आज़ादी मिल जाती है 47 के 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है, और 15 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। फिर विभाजन के प्रभाव क्या पड़े, इसको भी आप ज़रूर ऐड करना, उसके प्रभाव, क्योंकि पूछा ही गया। तो प्रभाव क्या था कि 2.5 करोड़ लोग जो हैं उन्हें रातों रात शरणार्थी बनना पड़ गया था, और हिंदू और सिख जो हैं इनका ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, जबकि मुस्लिम्स जो है वो तो पाकिस्तान की तरफ ही निकल लिए थे। सांप्रदायिक हिंसा और एक जनहानि बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें लगभग 5 लाख से 20 लाख लोग मारे गए थे। तो ये भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में क्या ही बताऊं। और आर्थिक और प्रशासनिक संकट जो है ये हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा, क्योंकि रेलवे के ऊपर रेलवे का बंटवारा हो गया, फिर नहरें जो है उसका बंटवारा हो गया, पानी का बंटवारा हो गया, हर चीज़ का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से एक जो प्रशासनिक ढांचा बना हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हो रहा था। तो शरणार्थियों की समस्या भी ऊपर से सड़क पे मंडरा रही थी। तो ये सारी बातें आ जाएंगी। और राजनीतिक परिणाम क्या निकले कि कश्मीर विवाद देखो आज भी हमारे सिर पे मंडराता रहता है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन तथा उसके दोष। तो क्या है, देखो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने तो जो अंग्रेजी इतिहासकार है बेसिकली, तो उन्होंने क्या किया था, भारतीय इतिहास का जो दृष्टिकोण है उसे पूरी तरह से बदल दिया था। ठीक है, उन्होंने भारतीय शासकों और समाज को पिछड़ा बताया। पिछड़ा क्यों बताया, पिछड़ा और अयोग्य बताया था, ताकि जो ब्रिटिश शासन है उसको फ़ायदा हो, उसको ये लोग सिद्ध कर सके कि देखो हम ही तुम पे राज करने लायक हैं, क्योंकि तुम तो पिछड़े हो। इस तरह से उन्होंने पेश किया। और ऊपर से इसके दोष क्या थे, तो देखो पक्षपातपूर्ण इतिहास लिखा इन लोगों ने, भारतीय स्रोतों की उपेक्षा की इन लोगों ने, क्योंकि उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इंडियन सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री के, उनको अंडर एस्टिमेट किया, और बाहर वाले और खुद के सोर्सेज क्रिएट किए इन्होंने। और जो इंडिया का जो प्राचीन इतिहास था उसके साथ भी छेड़छाड़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा। और भारतीय उपलब्धियां जो हैं उसको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। हम लोगों ने ग्रेविटी की खोज की, हमें उसका श्रेय नहीं दिया गया, न्यूटन को दे दिया गया। हम लोगों ने ही एटम की खोज की लेकिन हमें श्रेय नहीं दिया गया। हम लोगों ने ही प्लेन इन्वेंट किया सबसे पहले, लेकिन हमें उसका श्रेय नहीं दिया गया। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी सारी छेड़छाड़ की गई इतिहास में इनके द्वारा, और औपनिवेशिक हितों की तरफ ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ावा दिया उस चीज़ को।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, प्लासी के युद्ध के परिणाम। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या निकले आपको पता है, अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, बंगाल पर उनका अधिकार स्थापित हो गया था, और दूसरी तरफ मीर जाफ़र जो है उसको नवाब बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दोनों ही उनके हाथ में लग गई थी, थोड़ी बहुत तो चलो ठीक है। बाकी बक्सर का युद्ध जो है वो तो पूरी तरह से बदल ही देता है सारी सिचुएशन। तो इसने क्या किया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखती थी, और ब्रिटिश विस्तार की भी इन लोगों ने आगे फिर प्रयास करने आरंभ कर दिए थे। तो ये सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली क्या है कि दो लोग शासन कर रहे हैं, है ना, दो लोग शासन कर रहे हैं। वैसे तो देखो एंशिएंट इंडिया में दो लोग शासन करते थे तो अच्छा था, है ना, कि कोई एक शासक जो है वो निरंकुश नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1765 में क्या हुआ था कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, और कंपनी के पास राजस्व जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है वो सारा कंपनी ने ले लिया कि चलो पैसे से रिलेटेड जितना भी है कि हमारे पास पैसा आएगा। और दूसरी तरफ निज़ाम है जो नवाब जो है उसको क्या अधिकार दिया गया प्रशासन का, कि लो जी जो भी गुंडा डकैती वगैरह होगी, कानून वगैरह है वो सब तुम देखोगे। तो कानून तो वो देख लेगा, कोई बात नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा तो तुम लोगों ले गए, है ना, इकोनॉमिक सारी तुम लोगों के हाथ में, और बाकी का जितना भी पॉलिटिक्स है वो सारी मेरे हाथ में दे दी। तो इस तरह से चीज़ें की थी उन्होंने, और उससे उत्तरदायित्व का जो अभाव जो देखने को हमें ज़्यादा मिला, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, सारा का सारा कुछ भी साम्राज्य में हो रहा है वो सारी गलती नवाब की है जी, निज़ाम की है। तो उसके ऊपर नाम चला जाता था, भ्रष्टाचार होता था तब भी उसके ऊपर नाम आता था, जनता का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन नाम किसका आ रहा था, नवाब का आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो और अंत में फिर 1772 में क्या होता है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है लैप्स नीति। तो लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी, मतलब लैप्स का मतलब होता है हड़पना। तो राज्य हड़प नीति है ये, किसी की कोई संतान नहीं है तो उसका राज्य अब हम ले लेंगे, आप गोद नहीं ले सकते, ऐसा वाला ही कानून था। तो इसके अनुसार यदि किसी भी प्राकृतिक उत्तरदायित्व नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, अंग्रेज उसको अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। जैसे कि सतारा को मिलाया था, झांसी को मिलाया था, झांसी का तो आप जानते ही होंगे, है ना, नागपुर को मिलाया था। तो ये सारी रियासतें जो हैं अपने अधीन इन लोगों ने ऐसे कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुनर्जागरण। तो भारत में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, सामाजिक और बौद्धिक जागरण को लेकर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंधविश्वास को खत्म करना, कुरीतियाँ, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना, और इनकी जगह पर शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें नाम आप लिख सकते हो, राजा राम मोहन रॉय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद हैं, तो ये मुख्य नेता थे, इनका नाम आएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या था, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं हैं उन सभी का बहिष्कार किया गया था, और भारतीय वस्तुओं को, जो स्वदेशी वस्तु हैं उनको, उनके प्रयोग पर बल दिया गया था। और इसी आंदोलन ने राष्ट्र चेतना भी लोगों के अंदर जगाई थी, स्वदेशी उद्योग वगैरह भी फिर से विकसित होने लग पड़े थे, और शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था इस आंदोलन के तहत। स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे चलकर यही वाला आंदोलन जो है वो नींव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है, ये 1919 में रॉलेट एक्ट जो है उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने चलाया था रॉलेट सत्याग्रह। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बाकी सत्याग्रह जो है वो सारे के सारे महात्मा गांधी के ही हैं। डेट आपने याद रखनी है 1919। तो इस कानून में क्या बातें कही गई थी, कहा गया था कि बिना मुकदमे के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको सज़ा दे दी जाएगी, कोई आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, शक की निगाह पर भी आपको उठा लिया जाएगा रोड पर चलते हुए। तो ये सारी बातें इसमें की गई थी, जिसकी वजह से देश भर में काफ़ी सारी हड़तालें हुई, इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और इसी आंदोलन के दौरान ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी इसी के दौरान हुआ था। तो राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है फिर उस घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। तो क्या महत्व था, 1942 में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना, बाहर निकालना, मजबूर करके उन लोगों को भारत छोड़ के जाने पे विवश कर देना। और इस आंदोलन ने जो स्वतंत्रता की मांग भी बहुत ज़्यादा जन लोगों में तीव्र गति से पहुंचाई थी, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया था इसने, और ब्रिटिश शासन की नींव को हिला डाला था। बाकी कमज़ोर तो बाद में वर्ल्ड वॉर की वजह से हुए थे, और भी बहुत सारे रीजंस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही थी उस समय इतना, लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो है वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन जो है वो रियासती राज्यों में लोकतांत्रिक अधिकार जो है उससे संबंधित ये आंदोलन रहा था। इसमें उत्तरदायित्व शासन जो है उसकी मांग की जा रही थी, क्योंकि कुछ भी साम्राज्य में गलत होता था तो अंग्रेज़ बोलते थे नहीं जी हमारी गलती नहीं है, कांग्रेस से पूछो। ऐसे कैसे कांग्रेस से पूछ लें हम, राज तो तुम ही कर रहे हो ना। तो उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही थी हर क्षेत्र में। इसका उद्देश्य यही था कि जनता को नागरिक अधिकार दिलाना है, और राजा की जो निरंकुशता है उसको समाप्त कर देना है राजाओं की।
इस आंदोलन ने क्या किया था कि रियासतों के जो भारतीय संघ हैं उनमें विलय का मार्ग भी आगे चलकर प्रशस्त किया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आंतरिक सरकार की मुख्य समस्याएं। तो आंतरिक सरकार की मुख्य समस्याएं क्या थी? 1946 की ही बात कर लो आप, तो अंतरिम सरकार आई थी। तो अंतरिम सरकार को संपादित करने का जो तनाव था, सबसे पहला तो वो कि किस तरह से उसको चलाया जाएगा, संपादकीय तनाव। कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के बीच में जो मतभेद थे वो आ जाते हैं। प्रशासनिक कठिनाइयाँ आ जाती हैं, विभाजन की जो समस्या है वो सामने आ जाती है। कानून व्यवस्था बिगड़ रखी थी, उसको किस तरह से संभाला जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा, वो सारी जटिल समस्याएं इनके सामने देखने को मिल रही थी। और इन चुनौतियों के बावजूद भी सरकार ने स्वतंत्रता को तैयार कर ही दिया था। इतनी सारी परेशानियां थी, फिर भी अंतरिम सरकार जो है उसने विभाजन किसी न किसी तरीके से निपटा ही दिया था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। 25 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं कि दूसरे वीडियो में बाकी के क्वेश्चन पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मेन फोकस हमारा उसी पे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो उसको डिस्कस कर लेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।